नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी, इसकी यूनिट 5 जो भूगोल से संबंधित है, भूगोल की आधुनिक तकनीक, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अभी सारे 3 मार्कर प्रश्न देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो और भी महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को मैं अन्य वीडियो में लेके आऊँगा। इसके बाद में 5 मार्कर और 11 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा पाठ्यक्रम लगभग कवर हो जाएगा। इकाई 5 का जो पाठ्यक्रम है देखते हैं, भूगोल की आधुनिक तकनीक, सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक एवं उपयोग, जीपीएस, भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। इसके महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्न देखेंगे। सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करना। ये 2 प्रकार का होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित है। सुदूर संवेदन उपग्रह का उदाहरण है कार्टोसैट। अगला है IRNSS के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो समय का बिल्कुल सही पता लगाना, इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी पता चलता है, वाहनों का पता लगाने में या ट्रैकिंग करने में, समुद्री नौवहन में, भूभागीय नौवहन की जानकारी देने में। अगला 3 मार्कर है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली क्या है? इसका उत्तर है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी निश्चित समय पर सटीक स्थिति निर्धारित की जा सकती है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से। अगला है नौवहन उपग्रह प्रणाली के भाग कौन कौन से हैं? तो उपग्रह है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है और रिसीवर है। अगला है ग्लोनास क्या है? रूस की उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है ग्लोनास। इसका प्रथम परीक्षण 1982 में हुआ। यह 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के साथ संपूर्ण विश्व को कवर करती है। अगला है गैलीलियो। यह यूरोपियन यूनियन की रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। यह 30 उपग्रह के नेटवर्क का प्रयोग कर रही है। इसका उपयोग हेतु इसके पृथ्वी के किसी भी भाग में युद्धपोतों, वाहनों आदि का पता लगाने में होता है गैलीलियो का। अगला है बेइद्यू या कंपास। यह चीन की नेविगेशन प्रणाली है। यह 35 उपग्रहों के साथ कार्य करती है। यह तंत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र का पूरा कवरेज प्रदान करती है। अगला है क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। यह जापान का क्षेत्रीय टाइम ट्रांसफ़र सिस्टम है। यह 4 उपग्रहों से युक्त है। यह जापान में जीपीएस कवर को प्रभावी बनाएगा। अगला है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह इसरो द्वारा विकसित रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका नाम नाविक रखा है। भारत सरकार द्वारा इसे 2006 में मंजूरी दी गई है। अगला है गगन। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। इसका विकास इसरो व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया। यह भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचार तंत्र है। अगला है कोपरनिकस प्रोग्राम। यह प्रोग्राम पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को साझा करने संबंधी यूरोप की एक बड़ी वैश्विक व्यवस्था है। भारत भी इसमें शामिल है। अगला 3 मार्कर है परमाणु घड़ियाँ क्या होती है? तो जीपीएस सैटेलाइट में परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल होता है। यह घड़ी 1 सेकंड से 10 करोड़वें हिस्से की गणना कर सकती है। भारत का अपना जीपीएस का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है नाविक। अगला है सुदूर संवेदन क्या है? इसका अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े एकत्र करना, संग्रहण करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में ही है। ये इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। अगला सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग क्या है?
तो मौसमी घटनाओं की जानकारी देते हैं सुदूर संवेदन, खतरनाक हवा, चक्रवात की, दुश्मनों की स्थिति व गतिविधि का पता लगाया जा सकता है सुदूर संवेदन के माध्यम से। प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाने में समुद्र में पानी का स्तर, बर्फ की मात्रा आदि का पता लगाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्रबंधन, सर्वेक्षण किया जाता है सुदूर संवेदन के माध्यम से। ये सुदूर संवेदन के उपयोग है। अगला है, भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन है? तो पिथरोथरामा पिथरोटी, ये भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक है। अगला है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला 3 मार्कर है, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताइए। पहला है रेडियो तरंगे। इसके आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है 1895 में। इसका उपयोग जो है रेडियो तरंगों का, वो टेलीविज़न तथा रेडियो संचरण में, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10⁵5 मीटर से 0.1 मीटर तक होती है रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य। अगला है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। इसकी खोज 1888 में हर्ट्ज ने की थी। तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर होती है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों का उपयोग संचार व्यवस्था के लिए होता है। अगला 3 मार्कर है अवरक्त तरंगे। इनकी खोज 1800 में हर्शेल ने की थी। तरंग दैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर होती है। अवरक्त तरंग का उपयोग शरीर के विभिन्न भागों की सफाई के लिए होता है। अगला है 3 मार्कर दृश्य प्रकाश। इसकी खोज 1666 में न्यूटन ने की थी। इसकी तरंग दैर्घ्य जो दृश्य प्रकाश की है वो 7 × 10⁷ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर होती है। दृश्य प्रकाश के माध्यम से किसी भी वस्तु प्रकाश को देखने में उपयोग। अगला 3 मार्कर है पराबैंगनी किरणें। इनकी खोज 1801 में रिटर ने की थी। इनकी तरंग दैर्घ्य जो है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर होती है। इनका जो उपयोग होता है पराबैंगनी किरणों का, वो अदृश्य लिखावट में, नकली दस्तावेज में अंगुली के निशान के बारे में पता लगाने में। अगला है एक्स किरणें। इनकी खोज 1895 में रोंटजन ने की थी। इसका जो उपयोग होता है वो चिकित्सा में हड्डियों के अंदर की जानकारी में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4 × 10⁻⁸ मीटर से 10⁻12 मीटर तक होती है। अगला है 3 मार्कर गामा किरणें। इनकी खोज 1896 में बेकुरल और क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरणों की, वो 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर तक होती है। गामा किरणों की विशेषता है इस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला है GIS। इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, हेरफेर करने, विश्लेषण करने में होता है। अगला है उपग्रह क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित चरण में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह के उदाहरण जैसे चंद्रमा है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। अगला है उपग्रह के प्रकार बताइए। तो उपग्रह के 2 प्रकार हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में मौजूद हैं और किसी न किसी ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। वे उपग्रह जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं और अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहला उपग्रह। इसका नाम स्पुतनिक प्रथम है। लॉन्च 1957 में सोवियत संघ द्वारा किया गया था। अगला है अंतरिक्ष में भारत की पहली सैटेलाइट। तो पहला उपग्रह भारत द्वारा 1975 में भेजा गया था। इसका नाम आर्यभट्ट था। भेजने का कारण जो था वो खगोल विज्ञान और भौतिकी का परीक्षण करना था। इसका भार जो था वो 360 किलोग्राम था। अगला है उपग्रह से क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर है आपदा प्रबंधन में जानकारी, मानचित्रण में, भूगणितीय डेटा के संकलन में, सटीक समय की गणना में, वाहन ट्रैकिंग में। अगला है प्रमुख संचार उपग्रहों के नाम बताइए। तो इनसेट 3A, इनसेट 3, इनसेट 4A, जीसैट 10, जीसैट 12, जीसैट 30। अगला है किस उपग्रह को अंतरिक्ष में भारत की आंख कहते हैं? तो कार्टोसैट को। अगला है GPS के उपयोग लिखिए। जीपीएस जो है, जीपीएस के प्रमुख उपयोग।
जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। इसके जीपीएस के प्रमुख उपयोग क्या है? तो लोकेशन, स्थान या स्थिति का निर्धारण होता है, लोकेशन पता चलती है। नेविगेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, नेविगेशन। ट्रैकिंग, वस्तु की निगरानी करना। मैपिंग, मानचित्रण। और टाइमिंग, सटीक समय का मापता है। तो जीपीएस के प्रमुख उपयोग लोकेशन, नेविगेशन, ट्रैकिंग, मैपिंग और टाइमिंग में। अगला है भुवन क्या है? भुवन क्या है? यह इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत देश के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। इसके द्वारा ली गई तस्वीरें गूगल अर्थ से ली गई तस्वीरों से भी ज़्यादा स्पष्ट है। अगला है जीआईएस का जनक कौन है? डॉक्टर टॉमलिंसन को जीआईएस का जनक कहते हैं। अगला है इसरो के भविष्य के कौन कौन से मिशन हैं? इसरो के भविष्य में होने वाले मिशन चंद्रयान सेकेंड है, गगनयान है, मंगलयान सेकेंड है, शुक्रयान मिशन है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, आदित्य फर्स्ट। ये भारत के आगामी इसरो के भविष्य के मिशन हैं। अगला है जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय क्या हैं? ये 3 मार्कर है। जल को प्रदूषण से रोकना, जल संवर्धन की नवीन तकनीकों का उपयोग करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों की सख्ती से लागू करना। इन उपाय का प्रयोग करके जल की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। अगला 3 मार्कर है आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रमुख संस्थान कौन से हैं? तो भारतीय रेड क्रॉस समिति, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय आपदा जोखिम। अगला है वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जल की मांग को पूरा करना, भौम जल प्रदूषण को रोकना, मृदा अपरदन को कम करना। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस पद्धति का विकास इजराइल द्वारा किया गया। अगला है फर्टिगेशन क्या है? यह एक सिंचाई विधि है। इसमें सिंचाई जल के द्वारा ही उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। इस विधि का जन्मदाता इजराइल देश है। अगला है जलवायवीय आपदाएं कौन सी है? तो बाढ़, सुनामी, चक्रवात, बादल फटना जलवायवीय आपदाएं हैं।